हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.2 को कवर करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं और पोलर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके सीखने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को मॉडुलस बताया था कि मॉडुलस क्या होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी एक्सिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मॉडुलस की अगर बात करें तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल एक्सिस में अगर a है, ठीक है, और इमेजिनरी एक्सिस में अगर इसकी वैल्यू b है, तो जो पॉइंट होता है p, ये होता है a, b और a होता है ओरिजिन। ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड z बोलते हैं या इसी को r बोलते हैं। वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैंने आपको बताया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है आर्गुमेंट की, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट का मतलब एंगल थीटा। तो ध्यान से समझिए। अच्छा, ए वाली वैल्यू क्या थी, बी थी, तभी तो आपने r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए हो जाता है हमारा मॉडुलस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एंगल ए थीटा है ये कहलाता है आर्गुमेंट। ये क्या कहलाता है, आर्गुमेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है हमेशा क्या होता है, रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा आर्गुमेंट कहलाता है। अब एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे बात आती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो माइनस पाई से लेकर के, ठीक है, माइनस पाई से लेकर के कहाँ तक होता है, पाई के बीच में होता है। माइनस पाई से लेकर के कहाँ तक होता है, पाई के बीच में होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उसके लिए तो मैं ट्रिक आपको बताने ही वाला हूँ। तो पहले समझिए कि आर्गुमेंट अगर आपको थीटा निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझिए कि अगर टेन थीटा अगर आप लेके चल रहे हैं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए होगा, यानी थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं टेन इनवर्स बी अपॉन ए होगी, ठीक है। अब ए वैल्यू तभी वैलिड मानी जाएगी जब ए माइनस पाई से पाई के बीच में वेरी करेगी। इतना क्लियर हो गया। अगर इसको अगर हम लोग पोलर फॉर्म के लिखने की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा बस समझ लेते हैं बहुत तेजी से कि जैसे मान लीजिए z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो ये हमारा किस फॉर्म में है, ये कार्टेजियन फॉर्म में है। ये क्या है, कार्टेजियन फॉर्म में है, कार्टेजियन फॉर्म, ठीक है। अगर इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो पोलर फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। पोलर फॉर्म का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पे p x, y लेके चल रहे थे ना, तो आपको r और थीटा लेके चलना पड़ेगा, तो ये कहलाएगा पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए a प्लस आई बी है। थोड़ा सा मैं इसको फिर से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपने बना लिया था रियल एक्सिस और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, और ये बोला कि ए ओरिजिन है और एक पॉइंट को अगर p और x, y बना दिए तो ये होता है हमारा कार्टेजियन फॉर्म, ठीक है। कार्टेजियन फॉर्म में क्या होता है, एक्स वाई की बात होती है। बट जैसे ही इसको आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे, पोलर फॉर्म में, ठीक है, तो ये आर और थीटा के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो आर क्या होती है, ये आपको पता है कि ए आर होता है, आर होता है अंडर रूट, अगर एक्स वाई है तो यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा और यहाँ से यहाँ तक वाई होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अगर वो ए बी होता तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। मैंने इसलिए एक्स लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए कंपोनेंट के रूप में ब्रेक करेंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है तो आप आराम से समझ जाएंगे कि ए अगर आर है, ए थीटा बन रहा है, तो ए क्या होगा, आर कॉस थीटा ब्रेक होता है, जिसके साथ एंगल थीटा लगा होता है कॉस में ब्रेक होता है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू किसकी है, एक्स इक्वल टू है आर कॉस थीटा, ये वैल्यू एक्स की है ना, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू वाई की है। अब जिसके साथ थीटा लगा था वो कॉस में ब्रेक होता है, जिसके साथ थीटा नहीं होता वो किस में ब्रेक होता है, साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं आपको मिल गया आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर इन दोनों इक्वेशन को, मतलब आपको क्या मिला, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, अगर इन दोनों को इस इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू अगर आप चेक करें तो क्या आएगा, 1। तो आर स्क्वायर यहाँ से भी तो वहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लीजिए आपने इससे पहले निकाला था ना कि अगर आर ए और बी के फॉर्म में होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से भी सेम टू सेम चीज वहीं मिलेगी। ये होता है हमारा मॉडुलस।
ठीक है, तो आर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल रखी। उसके बाद देखिए जब टेन थीटा अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो वाई अपॉन एक्स होता है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ही डिवाइड कर लीजिए, देखिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट अपॉन जब सेकेंड आप करेंगे, ध्यान से समझिए, इंटरेस्टिंग बहुत है। फर्स्ट अपॉन अगर सेकेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट अपॉन सेकेंड यानी आर साइन थीटा अपॉन और कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स मिलेगा। आर से आर कट गया तो ये क्या मिला, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सेम टू सेम वही चीज मिला जो आपको वहां पे हमने बताया था। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या था, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था ना। तो अगर ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है क्योंकि एक्स वाई के फॉर्म में है, तो z इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई, और y की जगह पे क्या रखेंगे, आर साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए r कॉमन हो गया तो क्या मिल गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पोलर फॉर्म में हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई, पूरा का पूरा डिटेल मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बताया हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से। अगर हम लोग आर्गुमेंट की बात करें तो ध्यान से समझिए कि अगर ये रियल एक्सिस था और ये इमेजिनरी एक्सिस था, अगर ये एंगल थीटा है, रियल एक्सिस पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ए हो गया पी, ए कॉमा बी ही लेके चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो टेन थीटा इक्वल टू सीधे सीधे निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, क्योंकि ये बी होगा, ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आराम से निकल रहा है आर्गुमेंट। बस समस्या ये हो रही है कि मान लीजिए यहाँ तक है तो ठीक है, बट अगर ये पॉइंट कुछ ऐसे हो जाए, मतलब ये ऐसे लाइन आ जाए तो इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा तो आप इसको क्या बोलेंगे कि 90 से ज़्यादा हो गया या 180 से कम हो गया, तो इसको आप पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। ठीक है, माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट में बताया गया है। 0 से 2 पाई ले सकते हैं, बट बेसिकली आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में माइनस पाई से पाई के बीच में ही रखना है। तो इसके लिए मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ। अगर यही आर्गुमेंट अगर आपका ऐसे हो जाए, अगर ये यहाँ पे आ जाए, तो ये देखिए पाई से ज़्यादा हो गया, क्योंकि देखिए पाई की बात तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो पाई से ज़्यादा हो गया मतलब ये पाई प्लस थीटा वगैरह चलने लगा। ठीक है, तो अगर पाई प्लस थीटा इधर है तो इधर से क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर इधर पाई प्लस थीटा है तो इधर से कितना हो जाएगा, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा या 180 से कम, यानी इधर से इधर आने पे क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस थीटा। निगेटिव में चल रहा है ना, क्योंकि इधर से चलते हैं तो पॉजिटिव आर्गुमेंट लेते हैं और इधर से चलेंगे तो निगेटिव। अब इधर से जब चल रहे हैं तो 180 से तो कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 180 होगा, फिर उसके बाद इधर का ही लेना है तो 180 से कम होगा, बट निगेटिव होगा तो माइनस पाई बाई 8 लेने वाले हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, मैं यहाँ पे बनाता भी चलता हूँ कि ये हो गया रियल और ये हो गया इमेजिनरी। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स वाला पार्ट भी प्लस होगा और वाई वाला भी पार्ट क्या होगा, प्लस प्लस होगा। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि z इक्वल टू 3 + 2i, तो देखिए रियल वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट ए भी प्लस में है और ये 2 भी प्लस में है, तो आप इन दोनों साइन को देखेंगे और बताएंगे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधे आंसर आपका क्या आएगा, थीटा आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो सीधे आंसर क्या मिलेगा, थीटा। देखिए मैंने यहाँ पे बताया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिया, थीटा लिया। इतनी बात समझ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आ चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। समझ गए कि नहीं, जितना भी एंगल आप निकालेंगे उसको क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर लेंगे जब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। अब अच्छा पहचानेंगे कैसे कि सेकेंड में है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी z इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा होगा, -2 + 3i। बात समझ रहे नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू निगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव होगी, तो आप समझ जाएंगे सेकंड में है और थीटा निकाल करके पाई में से उसको माइनस कर देंगे। अब उसके बाद बात आती है थर्ड में, तो थर्ड का मैंने ये सिखाया कि अगर आप इधर से चल रहे हैं तो माइनस पाई माइनस थीटा होता है, मतलब जो ऊपर आप कर रहे हैं वहीं आप करिए, बट आगे क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड में दोनों का दोनों निगेटिव होता है, आपको पता है, इधर भी निगेटिव और इधर भी निगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, ये देखिए फोर्थ हो गया, फोर्थ में देखेंगे तो देखिए फोर्थ का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है कि कुछ ऐसा, ठीक है, एक्स और ये वाई यहाँ से यहाँ तक चले तो ये देखिए क्या हो गया, 2 पाई से थोड़ा सा कम है, 2 पाई माइनस थीटा है, बट अगर आप इधर से इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि इधर से इधर चल रहे हैं तो माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं। अगर यही वाला टर्म ऐसे होता तो इसको आप बोलते प्लस थीटा,
ठीक है। अब यही वाला टर्म इधर आ गया तो क्या बोलेंगे, माइनस थीटा। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होता है माइनस थीटा, इसको याद रखिएगा। फोर्थ में क्या होता है, एक्स तो आपका प्लस होता है बट वाई क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो आप वैसे देख करके पहचान जाएंगे और बता देंगे कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए ठीक है, सीधे सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो चीजें बताई थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ कि अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो r इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स b अपॉन a। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताया, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर इधर थीटा है तो इधर माइनस थीटा, और इधर अगर पाई माइनस थीटा है तो इधर माइनस पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको याद रखना है, पूरा का पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, ए किस फॉर्म में है, कार्टेजियन में है। ठीक है, तो z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये किस में हो जाएगा, पोलर फॉर्म में हो जाएगा। बस मैंने इतनी चीज बताई, पूरा का पूरा मैंने समझा दिया था। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आप देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए मॉडुलस इक्वल टू आपको पता है z इक्वल टू, इसको कंपेयर करिए a प्लस आई बी से। तो हियर a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -√3। i को छोड़ करके जो भी लिखा है वो क्या है, b है, तो b इक्वल टू -√3। अगर हम लोग मॉडुलस की बात करेंगे, मॉडुलस r इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बस यहाँ पे वैल्यू रखते हैं -1 का स्क्वायर प्लस b यानी -√3 का स्क्वायर। तो आपको मिल गया कितना, 1 + 3, दिस इज इक्वल टू 4 मतलब 2। मॉडुलस आपका आ गया यहाँ से 2। ठीक है, अब बात आती है कि आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट को ध्यान देना है कि उसके लिए मैंने एक टेबल आपको बताया हुआ था, है ना, उसको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए a और b की अगर बात करेंगे तो a वाला पार्ट भी निगेटिव है। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, मतलब a वाला पार्ट, a का मतलब इधर वाला, a निगेटिव हो गया, b वाला पार्ट भी निगेटिव है, a वाला पार्ट भी निगेटिव है। तो इन दोनों से कौन सा क्वाड्रेंट मिला, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या करना होता है, माइनस पाई माइनस थीटा, ये आपको याद आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए कि सबसे पहले आप निकाल लीजिए tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन a। b की वैल्यू हो गई -√3 और a की वैल्यू हो गई -1। तो माइनस से माइनस कट गया तो कितना मिल गया, √3। अब tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई tan π/3, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/3। बट जो आपका आंसर है वो क्या है, आर्गुमेंट आपका क्या है, आर्गुमेंट है आपका -पाई माइनस थीटा, क्योंकि पहले आपने पहचान लिया कि किस क्वाड्रेंट में है, उसके बाद आपने निकाला। तो पहले आपने थीटा निकाल रखा है, अब आपको कुछ नहीं करना है, -पाई माइनस π/3। जब इसको आपने सॉल्व किया तो 3 माइनस पाई यानी 2π/3, तो आपका आंसर आ गया -2π/3। तो ये हो गया आपका आर्गुमेंट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल वे में बताया है, कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आपका यहाँ पे आर्गुमेंट आ गया, मॉडुलस आ गया, तो अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे बोला होता है कि इसको पोलर फॉर्म में लिखिए, तो आप जानते हैं z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये फार्मूला आपको याद है पोलर फॉर्म में। r की वैल्यू आपने 2 निकाल रखा है, तो 2 कॉस थीटा की वैल्यू -2π/3 प्लस आई साइन, और थीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं, -2π/3। ये आपका पोलर फॉर्म में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पोलर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आपको मॉडुलस निकालना पड़ेगा और थीटा निकालना पड़ेगा, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन कराते हैं, बस एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 1 - i, इसको लिखना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है। मतलब आपको r निकालना पड़ता है पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, और थीटा निकालना होता है। मैंने आपको बताया पोलर फॉर्म में यही होता है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज r निकाल लीजिए। तो सबसे पहले देखिए z इक्वल टू 1 - i लिखा हुआ है ना, तो a प्लस आई बी से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलता है 1, और b इक्वल टू क्या मिलेगा -1। तो r इक्वल टू कितना मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी मिल गया 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, √2। r की वैल्यू तो मिल गई। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है बच्चे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन a, मैंने बता रखा है। b की एक चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर b और a की वैल्यू आप रख रहे हैं, ठीक है, तो b की वैल्यू, और इसको नोट करके लिखिएगा, b की वैल्यू यानी b एंड a की जो वैल्यू आप रखेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे केवल न्यूमेरिक वैल्यू रखना है, बाकी साइन से कोई मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है, पुट ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, नो मीनिंग ऑफ साइन, नो मीनिंग ऑफ साइन, इसको ध्यान रखिएगा, नो मीनिंग ऑफ साइन। इससे क्या होगा, आपका गलत नहीं होगा, तो इसको आप नोट करके रखिएगा। मैंने बोला था ना कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, नो मीनिंग ऑफ साइन। तो यहाँ देखिए b की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये कितना मिल गया 1, यानी tan π/4 मिल रहा है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना मिल गया π/4, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4 आ गई, क्लियर है। तो थीटा की वैल्यू जब π/4 आ गई तो आप यहाँ से अब चेक करेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे कि a, देखिए a प्लस में है और y किस में है, माइनस में है। तो प्लस माइनस अगर आप इधर चेक कर रहे हैं तो x में देखिए प्लस, y में माइनस, मतलब ये कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो आपका जो आर्गुमेंट हुआ, वो क्या हुआ, माइनस थीटा, यानी माइनस π/4 हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर आप यहाँ पे माइनस रख लेंगे तो ये चेंज आने लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी आप ये वाला ट्रिक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको केवल न्यूमेरिक वैल्यू रखना है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें दोनों ऊपर नीचे माइनस माइनस था, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया था, कोई फर्क नहीं आया था। इस वाले में एक में प्लस एक में माइनस है, तो यहाँ पे फर्क आने लगेगा, ठीक है। तो इससे ऊपर भी जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें भी आप क्या करिएगा, केवल न्यूमेरिक वैल्यू रखिएगा, मतलब माइनस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यानी आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस का मतलब आपको यहाँ भी नहीं मिल रहा है और वहां भी नहीं मिल रहा है, तो कंपेयर आप करेंगे तो सीधे सीधे इसको प्लस में ही लिखिए, वो ज्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि आंसर तो आपको वही मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, r की वैल्यू हो गई √2, cos थीटा की वैल्यू हो गई माइनस π/4, प्लस i साइन की वैल्यू हो गई माइनस π/4। अब एक क्वेश्चन को और मैं करा देता हूँ एकदम। अगला क्वेश्चन है -4 -1 प्लस i, इसको लिखना है आपको पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले देखिए a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज को 1 1 इसलिए माना है क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूमेरिक वैल्यू को लेके ही बस सॉल्व करेंगे। तो देखिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी r इक्वल टू कितना हो जाएगा, √a² प्लस b², मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना मिला 1 + 1, दिस इज इक्वल टू √2। उसके बाद tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/a होता है, ठीक है। b की वैल्यू हो गई 1/1, मतलब मिल गया 1। अब tan में होती है वैल्यू π/4 की वैल्यू 1 होती है, a इक्वल टू हो गया tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो मिल गई आपको π/4, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब न्यूमेरिक वैल्यू रखने से यही फायदा हुआ। अगर आप यहीं पे -1 रख देते तो आपको कुछ और आने लगा, तो उसको आप नोट करके रखिएगा जो मैंने आपको लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर थीटा की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर थोड़ी है। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी थी, -1 थी ना, यहाँ पे -1 रखिए, -1 और 1। अब x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब माइनस मिल रहा है, ठीक है, तो इधर मिलेगा, और y में प्लस मिल रहा है, मतलब इधर मिलेगा। तो इन दोनों को जब आपने मिलाया तो कहाँ पे मिल गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में π - थीटा होता है, आपको पता है। तो आप आर्गुमेंट निकाल लेंगे, आर्गुमेंट इक्वल टू कितना है, π - थीटा। तो थीटा की वैल्यू हो गई π/4। जब इसको आपने सॉल्व किया तो 4π - π, यानी 3π/4 मिल गया। तो z इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। वैल्यूज को पुट करते हैं, r की वैल्यू हो गई √2, cos ये हो गया 3π/4 प्लस i sin 3π/4। ये आपका पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल आसान वे में आ जाएगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, बट थोड़ा सा दिमाग से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कवर करा दिया है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अगले वाले चैप्टर को।